उत्तराखंड विधानसभा सत्र के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। गैरसैंण में सत्र की शुरुआत हुई है। सदन में सबसे पहले दिवंगत विधायक शैला रानी रावत और कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही में सहयोग की अपील की है। वहीं सदन में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार नजर आ रहा है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाए हैं और सत्र की अवधि ज्यादा होने की जरूरत पर जोर दिया है। मानसून सत्र का पहला दिन है और इसमें अनुपूरक बजट आएगा, लेकिन आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग लें। देखिए, 3 दिवसीय सत्र में निश्चित रूप से सरकार का सारा बिजनेस अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे और मैं समझती हूँ उसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेके महिला से लेके माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर नागरिक को बहुत फायदा होने जा रहा है। देखिए, भराड़ीसैंण में इस बार कई विधेयक पास होने वाले हैं और मुझे लगता है कि राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अच्छे यहाँ पे विधेयक भी पास होने वाले हैं। और कल मेरा क्वेश्चन डे भी है। काफी विधायकों ने सवाल पूछे हैं, उसकी हमने तैयारी पूरी की और विधायकों के अक्षर से जितने भी उन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब दिया जाएगा। देखिए, सरकार 500 प्रश्न है और 500 प्रश्नों का जवाब 2 दिन में दे पाना संभव ही नहीं है, असंभव है। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार सदन को सीमित करना चाहती है सवालों से बचने के लिए और सरकार डरी हुई भी है। सरकार घबराई हुई है कि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं, जो जन मुद्दे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में जंगल राज कायम हुआ है, कानून का राज खत्म हो चुका है, अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुका है, इन मुद्दों को लेकर कल सदन में नियमों के तहत हम सवाल करेंगे और भाजपा संख्या बल के आधार पर विपक्षी की आवाज को दबाना चाहती है। देखिए, सदन 3 दिन के लिए नहीं 2 दिन के लिए चलेगा, क्योंकि आज हमारे जो पूर्व विधायक थे और इस सदन के सम्मानित जो सदस्य थी शैला रानी रावत जी, उनको आज श्रद्धांजलि जी की और सदन आज चल नहीं पाएगा। कल से सदन चलेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरी विधानसभा लगभग 250 किलोमीटर लंबी है, तो वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में के लिए मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, वहाँ पे सबसे बड़ा आपदा का मुद्दा है। इन चीज़ों को लेकर मैं बात करूंगा। सदन में मौका मिलेगा नियम 58 में या 310 में, तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के और अपने जनपद के मुद्दों को उठाने का काम करूंगा। और देवप्रयाग से विधायक विनोद कटारी ने अपनी विधानसभा के कृतिनगर विकासखंड के अंतर्गत तेगड़ में सरकारी डिग्री कॉलेज का शासनादेश जारी होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का आभार जताया है। तो आपको बता दें कि तेगड़ में डिग्री कॉलेज का शासनादेश जारी होने पर आभार जताया गया है। विधायक विनोद कटारी ने आभार जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उन्होंने आभार जताया है। टारगेट जो पट्टी है वहाँ पर बहुत समय लोगों ने मांग की थी, यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए और मैं जब विधायक बना तब मैंने वास्तव में वहाँ पर उस शिक्षा का कोई केंद्र खुलना चाहिए, तो उसमें मैंने सोचा था। तो मैंने वो उसमें क्या कि रुद्रप्रयाग का कुछ हिस्सा भी उसमें पड़ता है, कुछ स्कूल आते हैं, तो लगभग 15-16 इंटर कॉलेज वहाँ पाते हैं। और आज मैं कहते हुए खुशी हो रही है कि उसका जियो सरकार ने जारी कर दिया है। सरकार ने उसमें 10 पद जो है स्वीकृत भी कर दिए हैं, प्रिंसिपल के भी और असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद भी स्वीकृत कर दिए हैं और मंत्री जी ने तुरंत इसमें आदेश कर दिया आकलन तैयार करने की, जो बिल्डिंग, क्योंकि उसकी बिल्डिंग भी तैयार होनी है। जमीन तो हमने निदेशालय के नाम पे ट्रांसफर कर दी, 30 साल की जमीन दे दी हमने निदेशालय को और ट्रांसफर भी हो गई है। और अभी जो है मंत्री जी ने उसके जो सिंचाई विभाग जो कार्य संस्था है उसके लिए जो आकलन तैयार करने के लिए बहुत जल्दी हम इसको बिल्डिंग तैयार कराएंगे।
और यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा का संग्रहालय उनके पैतृक गांव बुघाड़ी में बना हुआ है, लेकिन केयरटेकर ना होने के चलते संग्रहालय बेहाल पड़ा हुआ है। बहुगुणा की यादों से जुड़ी वस्तुएं खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं। वहीं दीमकों ने यहां रखी वस्तुओं को अपना आशियाना बना लिया है। हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि पौड़ी के डीएम को संग्रहालय की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को प्रेरणा भी मिलती। दुखद है। देखिए, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी भुवानी में उनका जन्म हुआ। यहाँ से उन्होंने अपना पढ़ाई यहाँ से करी। देश की राजनीति में उन्होंने अपना नाम बनाया और उनके नाम पे ये संग्रहालय बना है। मैं भी पिछली बार अभी 3-4 महीने पहले अपने गांव गया था। वो संग्रहालय में भी गया, वहाँ पे लोगों से भी मिला, कुल देवी मंदिर भी गया, वहाँ पे पूजा करी और मुझे भी वहाँ पे थोड़ा सा वो जर्जर हालत में दिखा। तो मैंने डीएम और हमारी जो संस्कृत विभाग के सचिव हैं संस्कृति विभाग की, उनसे मेरी बात हुई है भट्ट जी से और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो जिला योजना के माध्यम से और संस्कृति विभाग के माध्यम से उसका रिपेयर कराएंगे, जल्द से जल्द उसको ठीक कराएंगे। सरकार बना तो देती है, जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे बहुगुणा जी हैं, पौड़ी में गोविंद वल्लभ पंत जी की स्थिति वही है। तो जो बुगाड़ी गांव में संग्रहालय बना था, उनके पुरातन जो उनका भवन था उसको ही ठीक ठाक करके उसमें उनका जो पुरानी यादगारें थी वहाँ पे रखी गई थी। लेकिन उसके बाद बना तो दिया, लेकिन उसके बाद उस पर किसी ने रख रखाव करने की नहीं सोची, उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, बस रख दिया सामान और वो दरवाजे बंद करके आ गए। तो उसको दीमक भी लगना है, वहाँ दीमक भी लगता है। वो जो चीड़की या लकड़ियाँ जितनी हैं वो खराब हो रही हैं और उसके अलावा उजाड़ तो होगा ही होगा। बंद पड़ा मकान बरसात में और खराब होने की स्थिति में है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के कई दावेदार लंबी लाइन है और वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर राज्य आंदोलनकारी मोहन चंद्र शर्मा ने भी खुलकर अपनी दावेदारी जताई है। उन्होंने कहा कि जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमने उत्तराखंड को बनाया है। जन समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। केदारनाथ के अंदर की जो मैं दावेदारी कर रहा हूँ, जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, उसको आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हो। हमने तो यह उत्तराखंड बनाया है, उत्तराखंड का हमें दर्द है। और जो केदारनाथ की अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो ग्रामीणों का भी पलायन हो रहा है, खेती के ऊपर भी दिक्कतें हैं, निरंतर आ रही आपदा हैं और किस तरीके से वहाँ हमारे को तीर्थाटन को बढ़ाना है, किस तरीके से वहाँ की तमाम समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं मैं जाते रहता हूँ। मैं तो स्वयं सारथी हूँ, एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर वहाँ की समस्याओं को जानता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर देहरादून में भी आक्रोश देखा जा रहा है। देहरादून में हिंसा के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। नेटवर्क 10 संवाददाता ने आक्रोश रैली का जायजा लिया है। 21 अगस्त को दून व्यापारी मंडल ने आह्वान किया था कि भारत बंद हो और उसी के तहत यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो तमाम संस्थान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो भारत बंद के लिए जिस तरह से दुकानें बंद करने का आह्वान किया गया था करीब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, वो सब देखने को मिल रहा है। आप पीछे देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है यहाँ पर और जो लोगों का आक्रोश है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मांग यही है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए, भारत सरकार अपना हस्तक्षेप ले और जो हिंदू है वहाँ पर उनको वहाँ पर सुरक्षित करें। और इसी के तहत तमाम जो धार्मिक संस्थान है, व्यापार मंडल है, पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, साथ साथ जो छोटी मोटी दुकानें हैं और आम जनता है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और आप देख सकते हैं करीब 1 किलोमीटर लंबा ये पूरा आक्रोश रैली है और ये डीएम कार्यालय तक जाएंगे। वहाँ पर जो ज्ञापन है वो वहाँ पर दिया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारी तरफ से सभी कार्य हिंदुओं को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। आक्रोशित लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह की परिस्थिति बांग्लादेश की रही तो इससे भी बड़ा आक्रोश रैली हिंदुओं द्वारा और साथ साथ जो धार्मिक संस्थान है, व्यापार मंडल है, उनके द्वारा यहाँ पर निकाला जाएगा। अभी मैं घंटाघर में मौजूद हूँ और आप इस तरह की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो आने वाले समय में जो आक्रोश है वो उससे अत्यधिक होगा। इसमें भारत सरकार को
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से वार्ता करनी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी समस्या का निवारण करना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट सुनील के साथ मैं तुषार गुप्ता, नेटवर्क 10 देहरादून। पेरिस ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड और देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद अंकिता ध्यानी कोटद्वार पहुंची, जहां लोगों ने रोड शो के जरिए उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। अंकिता ने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ओलंपिक में जाना उनका सपना था। ओलंपिक से काफी कुछ सीखकर वो लौटी हैं और भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में ये अनुभव उनके काम आएगा। लगातार प्रैक्टिस करते हुए 8 साल हो गए और अब जाके मेरे को 2024 में ओलंपिक मिला। फिर धीरे धीरे अब मैं 2028 ओलंपिक की तैयारी करूंगी और अब मैं 2 साल बाद अपने गांव लौट रही हूं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत खुशी है कि मैं 2 साल बाद अभी गांव आ रही हूं अपने। मेरे साथ तो वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी थे। वर्ल्ड लेवल के ऑब्वियसली ओलंपिक में वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी आते हैं, तो ओलंपिक एक बहुत बड़ा मंच है जहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे से बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी थे। बहुत खुशी हो रही है उसको देख के। बहुत यहाँ तक जाना कोई आम बात नहीं है कि वो यहाँ तक पहुँची है। वही उसका मेडल आया नहीं आया, वही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उसने ओलंपिक में अपना प्रदर्शन किया है। और ये हमारे उत्तराखंड की लड़कियों के लिए या उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मेरी बहन अंकिता ध्यानी ओलंपिक खेल कर आई हुई है। तो उसने कहा कि दीदी इस बार तो मतलब मेरा नहीं हो पाया मेडल, बट मैं अगली बार पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा मेडल आए। ईडी और सीबीआई की पारदर्शिता पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 22 अगस्त को ईडी और सीबीआई के दफ्तर के बाहर देशव्यापी प्रदर्शन होगा, जिसमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीबीआई और ईडी की विपक्षी दलों पर कार्रवाई को अनैतिक बताया है। देखिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर प्रदेश की राजधानी में इस तरीके के आंदोलन हैं। ये ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो सब ने देखा है। जो विपक्ष के नेता वोकल हैं, जो बोलते हैं सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के नोटिसेज आते हैं। और जो नारायण टाइप के जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों को पहले नोटिसेज मिले थे या कार्रवाई हो रही थी, वो सारे के सारे येदियुरप्पा, इनके सबके जो है केसेस कहाँ गए, क्या आज किस देश में उनका स्टेटस है, किसी को पता ही नहीं। ये नागरिक जानना चाहता है। उत्तराखंड बीजेपी कमेटी संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है और इसी क्रम में राजधानी देहरादून के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने किया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत भारी तादाद में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। का संगठन महापर्व का आज से श्री गणेश राज्य के अंदर हो चुका है। हमारी प्रदेश कार्यशाला थी। हमारे प्रत्येक जनपद के सदस्यता के संयोजक, सह संयोजक हमने जो आमंत्रित किए थे, जिले की टीम आई थी और अब कल से ही हमारी प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यशाला प्रारंभ होंगी। बीजेपी जीरो से सदस्यता प्रारंभ करती है और आज हमारे प्रत्येक सदस्य दोबारा सदस्य बनेंगे और विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा सदस्यता हमारी उत्तराखंड राज्य के अंदर होगी। रामनगर में बस अड्डे के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य करने वाली संस्था द्वारा रोडवेज परिसर में बरसात के पानी की निकासी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बरसात के दौरान जहां एक ओर इस पानी से रोडवेज परिसर में जल भराव होने के कारण यात्रियों एवं कर्मचारियों को
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मंगलवार की रात से लगातार हुई बारिश के बाद रोडवेज परिसर में इस पानी की निकासी नजदीकी एक सड़क पर कर दी गई है, जिससे बरसात का पानी सड़क पर आने के बाद यहां रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान नजर आ रहे हैं। सड़क पर पानी का बहाव तेज होने के कारण कई बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और इसके बाद इस क्षेत्र में रहने वाले कई लोग रोडवेज परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार कुलदीप पांडे मौके पर पहुंचे। इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर इसका निरीक्षण किया। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि ठेकेदार को ड्रेनेज प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए होता क्या है कि ये रोडवेज का काम चल रहा है, इसका सारा गंदा पानी जो है इन्होंने हमारे मोहल्ले गली में छोड़ दिया है। अब बरसात होने के बावजूद भी 3-4 घंटे पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से मतलब स्कूल के बच्चे जाना हो या मोहल्ले के लोगों ने जाना है, ड्यूटी पे जाना है, वो सब जो है जब मान के चलिए अपने पैरों को भिगो के जूते भिगोते भी जा रहे हैं। तो समस्या बहुत बनी हुई है, लोग घर को आके पानी बह रहा है, जिसको लेकर आज हमने रोडवेज में मतलब वार्तालाप करी और एसडीएम साहब को मौके पर तहसीलदार साहब को मौके बुलाया हमने, ये साहब भी मौके पर हैं हमारे साथ में। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया हमारे को कि बहुत जल्दी इसका जो ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने नाली बंद कर दी रोडवेज अड्डे ने, इसे खोल के इसकी निकासी को हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, अंदर बहा देंगे। रोडवेज का नया बस अड्डे का निर्माण चल रहा है, जिसमें बढ़ान की वजह से कुछ जो ड्रेनेज था वो बंद हो गया है, उसको खोलने के तत्काल निर्देश दिए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट कंपाउंड का भी जो पूरा का पूरा पानी है उसकी भी प्रॉपर निकासी नहीं है, जिसकी निकासी के लिए यहाँ पे भी ड्रेनेज प्लान बनाया जाना आवश्यक है और उसके लिए उसके तत्काल समाधान के लिए भी संबंधित को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके तहत पूरे रामनगर शहर के ड्रेनेज प्लान का सिंचाई विभाग के स्तर पर तैयार किया जा रहा है, जिससे पूरे शहर में जो जल भराव की स्थिति उसका निराकरण हो पाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के निवार मंडी गांव की है। आपको बता दें, जहां तहसील प्रशासन द्वारा फिर एक बार सरकारी रास्ते की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। वहीं तहसीलदार जसपुर शुभंगिनी सिंह ने बताया कि निवार मंडी गांव में सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया है और पूर्व में भी उन्हें नोटिस दिया गया था। रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज हटाया गया है और अन्य सरकारी भूमि पर जहां अतिक्रमण है उन्हें भी नोटिस दिए गए हैं और बहुत जल्द ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। भी यहाँ पर अतिक्रमण हटवाया गया था और उसी क्रम में हमने पूर्व में नोटिस प्रेषित किए थे, जिसमें रास्ते की भूमि पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जो आज हटाया जा रहा है। बाकी जगह भी हमने नोटिस प्रेषित किए हैं और बहुत जल्द वहाँ पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और बागेश्वर की गैरखेत में सरयू नदी में तस्करों द्वारा खनन किए जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने खनन बंद किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपकर रैता खनन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। गैरखेत की महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची व नारेबाजी की। कहा कि खनन माफियाओं द्वारा दिन व रात के समय अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे नदी किनारे के खेतों को खतरा उत्पन्न हो गया है। आगे कहा कि कई बार इस संबंध में उनसे खनन न किए जाने का अनुरोध किया जा चुका है, परंतु खनन माफियाओं द्वारा खनन बंद नहीं किया जा रहा और ग्रामीणों को धमकी दी जा रही है। यदि खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो महिलाएं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। बड़ी भारी है, कई सालों से समस्याएं चल रही हैं। हमारे एरिया में जो है अवैध खनन कई सालों से चल रहा है। हमारे महिलाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, गांव के प्रधानों ने, गांव के सरपंच यहाँ आई है, उन्होंने कई बार इनको बोल दिया है। अभी गैर नेपाली हैं, जो जिन नेपाली को हम जानते नहीं हैं, इनके द्वारा जो खनन माफियों द्वारा किया जा रहा है। लगातार खनन करने विरोध करने के बाद फिर वहाँ पर जो है ना तानाशाही और गाली गलौज वगैरह किया जाता है। तो इसके लिए हम परेशान हैं। बाकी हमें कोई किसी का वो नहीं है, सिर्फ हमें खनन रोकने से मतलब है। और नेशनल हाईवे 74 पर सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में गदरपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि मृतक सुनील बैरागी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक एवं पूर्व स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मी थे। सबसे पहले तो मैं इस दुर्घटना से बेहद आहत हूँ, दुखित हूँ और परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और बहुत ही मतलब दुख देने वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं विश्वास नहीं हो पाता है कई बार कि ऐसी घटना हो गई है।
और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। और कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विश्वविद्यालय के सामने अब सफल चुनाव कराने की चुनौती भी बन गई है। वहीं पूरे राज्य में एक साथ छात्र संघ चुनाव के लिए तारीखों का इंतजार है, मगर कुमाऊं विश्वविद्यालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सितंबर माह में छात्र संघ चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को भी दिशा निर्देश जारी कर चुनाव के लिए तैयारियां दुरुस्त करने को कहा है। वहीं छात्र नेता भी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो छात्र संगठन भी चुनाव तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन के द्वारा जो वार्षिक कैलेंडर समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए जारी किया गया है, उसके तहत 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जाने हैं और कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी उसके ही अनुसार चुनाव संपन्न करा दिए जाए।